बजो। हेलो कॉस्मिक आर्मी, स्वागत है आपका आज के स्पेशल वीडियो में। तो ये अद्भुत वीडियो में डीसी प्राइम मल्टीवर्स और डार्क मल्टीवर्स, इन दोनों के मोस्ट पावरफुल गॉड्स और एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स के बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे टॉप 10 लिस्ट देख लेंगे यार, डीसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और उन कैरेक्टर्स की औकात कहाँ कहाँ तक है। और सबसे खास बात, इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि डीसी न्यू 52 मल्टीवर्स और डार्क मल्टीवर्स में कौन सा मल्टीवर्स ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि डार्क मल्टीवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं, तो हाँ आप सही हो, ठीक है, सही हो आप, क्योंकि ये टोटल सब कुछ घूम गोबर मिला कर रखे ओमनिवर्सल्स रूल कहे जाते हैं इनको। सो इस लिस्ट के 10th पोजीशन पर एक साथ दो कैरेक्टर्स आते हैं। पहला द रॉक ऑफ इटर्निटी का विजर और साथ ही में डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन वाला फॉर्म। तो अगर हम द ममरागन ऑस्ट्रेलिया मैथोलॉजी के वनवासियों का एक प्राचीन बिजली का देवता माना जाता है, जो डीसी यूनिवर्स में जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 7 में हमें दिखाता है। जस्टिस लीग की कई बार मदद करते हुए भी दिखाया और इसने शेज़ैम गॉड ऑफ गॉड को अपनी पावर्स भी दी थी। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कई सारे नए गॉड्स इसके सामने फिसड्डी हो जाते हैं। और ये हमारा रॉक ऑफ इटर्निटी में रहता है। रॉक ऑफ इटर्निटी वही जगह है जहाँ पर हमारे सारे के सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। और रॉक ऑफ इटर्निटी में खास करके ऐसे दरअसल ये जेल जैसा है जहाँ पर कई सारे मैजिकल डीमंस को कैद करके रखा जाता है। और साथ ही में द ममरागन का यहाँ पर पावर सोर्स भी है और यहीं पर द गॉड ऑफ गॉड शेज़ैम और बाकी विजर फैमिली के मेंबर्स को यहाँ पर मतलब रहते हैं यहाँ पर। और साथ ही में जो शेज़ैम फैमिली के मेंबर्स है वो भी यहीं रहते हैं। और द ममरागन की खास बात ये है कि ये जस्टिस लीग की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ा खतरा या फिर एक्स्ट्रा डायमेंशनल क्राइसिस आने वाला हो तो ये जस्टिस लीग को बता भी देते हैं। सो मेरे विलन्स के फैन 10th कैरेक्टर में जो आधा पोजीशन शेयर करते हैं वो है डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन वाला। तो अगर आप नहीं जानते तो डार्क साइड का रियल नेम होता है यूक्सेस। और कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक जाति होती है, अभी उसको हम न्यू गॉड्स के नाम से जानते हैं। और यूक्सेस का बरखा भाई यानी कि हाई फादर, जो कि अभी एक प्लैनेट न्यू जेनेसिस का किंग है। जेनेसिस से एक बात याद आया, एपोक्लिप जो कि डार्क साइड का प्लेनेट है, वहाँ उसका पहला नाम मतलब जो पहले नाम था वो जेनेसिस था। और बाद में इसका नाम डार्क साइड ने अपनी हरामियत के साथ एपोक्लिप्स रख दिया। तो ये एक अलग पॉइंट है। अभी हम बात कर रहे हैं डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन की। तो डार्क साइड वॉर के दौरान को एक स्पेशल मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया जिसके जरिए वो लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। वो होता है एंटी लाइफ इक्वेशन। और इसके जरिए उसने बहुत सारे कांड किए, आखिर में ब्लैक रीजन ने इसे घुसा करके मार दिया था। सो डीसी की इस टॉप 10 लिस्ट में 9th पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है द अल्टीमेटर। द अल्टीमेटर 10 डायमेंशनल बींग्स होते हैं और इनके पास बहुत सारी पावर्स होती है और इतनी ज़्यादा पावर्स होती है कि 5th डायमेंशनल बींग यानी कि मिस्टर मिस्प्रिस की पूरी जाति को इन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया है, उनको खा गए हैं कि बहुत कम मिस्टर मिस्प्रिस बचे हैं। और मिस्टर मिस्प्रिस जैसे तैसे कुछ बचे थे, उन्होंने एक बैरियर बना लिया जिसके कारण वो 10 डायमेंशन में ही फंसे रहे। तो समझ ही लो ये कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इन्हें टायर 1 के सी कैटेगरी में रखा जाता है। 8th पोजीशन में जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है द स्पेक्टर ओवरसॉल। और ये दरअसल द प्रेजेंस का लेफ्ट हैंड है। जी, द प्रेजेंस कितना गंदा काम करता है इसके साथ। एनीवे, तो इसके पास बहुत सारी पावर्स है और सच बताऊँ ये डीसी प्राइमल मल्टीवर्स का एक तरह से जजमेंट करता है। द प्रेजेंस ने इसे ऐसी पावर दे रखी है कि ये सभी बुरे लोगों को ढूंढता है, उनको पनिश करता है। पावरफुल लोगों को, तुच्छे लोगों को नहीं, जो किसी को गोली से मार दें या फिर इस तरह के काम को नहीं। बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों को ये पनिश करता है जिनके पास मतलब यूनिवर्सल लेवल पावर्स होती है। और साथ ही में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कईयों को अकेले चीर फाड़ सकता है। द प्रेजेंट चाहे तो इसे कोई रियलिटी से भी इरेज नहीं कर सकता। 7th पोजीशन में दो कैरेक्टर्स आते हैं, पहला एम्प्टी हैंड और दूसरे कंट्रोलर्स। तो एम्प्टी हैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीसी प्राइमल मल्टीवर्स में ये डार्कनेस फैलाने और इविलनेस का गॉड माना जाता है। ये सभी तरीके के गंदे कामों को करने में
PhD कर रखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसको अगर हम ठोकने पीटने को भी आए तो हमारे ही फटेगी वाली बात होती है। और अगर इसकी फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो सिटी इवेंट नाम की एक कॉमिक में ये हमें दिखा था, और ये एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है, पर इसके पास ओमनी प्रेजेंस और ओमनीसिएंट पावर्स नहीं है। इसके पास लगभग सभी पावर्स हैं। इसे एम्प्टी हैंड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, और साथ ही में इसे इविल गॉड ऑफ हैंड भी कहा जाता है। नाम का क्या है यार, कुछ भी रख देते हैं आजकल। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और अगर इसी पोजीशन के सेकंड कैरेक्टर ने, इसको तो पूरी रेस ही कहा जाता है। ये दरअसल गार्डियंस ऑफ ओआ जैसे होते हैं डीसी प्राइम मल्टीवर्स पर। ये अपनी निगरानी रखते हैं ऑरिजिन्स और किस तरीके से नए नए चीज़ हो रहे हैं, उनमें किस तरीके का बदलाव हो रहा है, डार्कनेस कहाँ से आ रहा है और अच्छाई कहाँ कहाँ पर परिवर्तित हो रही है। इन सब चीज़ों का ये ज्ञान रखते हैं। इनके कुछ प्रमुख सदस्यों के नाम है क्लोनियस, कैलियस, क्वाडिया और मू। और अगर हम इसके फेमस वेपन्स की बात करें तो सन ईटर, मिरेकल मशीन, डार्क स्टार, एको, मेंटल इन्होंने उपयोग किया और इनका निर्माण भी किया है। सिक्स्थ पोजीशन में जो कैरेक्टर आता है वो है फादर टाइम और मदर नाइट। तो डीसी के साथ ऐसे डार्क गॉड जो कि डीसी प्राइमल मल्टीवर्स और डार्क मल्टीवर्स दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स होती है। ये लगभग सर्वशक्तिमान वाले कैरेक्टर्स होते हैं। इनमें दरअसल हमारे प्यारे ड्रीम, डेस्टिनी, डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिजायर, डिसअपियर और इसी तरह के और भी कई सारे कॉमिक्स आते हैं। और कॉमिक्स में अगर हम इनकी फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो द सैंडमैन यूनिवर्स से ये रिलेट करते हैं। इनके पास हर तरह की पावर्स होती है। और ये द फादर टाइम और द मदर नाइट दोनों ही टायर ए कैटेगरी के कैरेक्टर्स माने जाते हैं। सो फिफ्थ पोजीशन पर जो कैरेक्टर्स आते हैं उनका नाम है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, माइकल डैमरगस, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार। अब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में तो जानते ही हो आप। ये दरअसल अपने सुपरमैन बियॉन्ड नाम की 2 इशू की कॉमिक में इसका अपीयरेंस है और फिर कभी दिखाई नहीं दिया है। इस कॉमिक को मैं कवर कर रखा हूँ, आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखने का मन जरूर देख लेना। और अगर हम इसकी छोटी मोटी और इनकी बात करें तो एक विलन होता है जिसका नाम होता है मैंड्रेक। वो पूरे पूरे डीसी प्राइमल मल्टीवर्स को धीरे धीरे करके खा रहा होता है, तो उससे बचाने के लिए मॉनिटर्स के ग्रुप ने एक आर्मर का क्रिएशन किया होता है जिसे वो कॉस्मिक आर्मर कहते हैं। और उस दिन वहाँ पर एक साथ कई सारे सुपरमैन इसे बचाने के लिए आए हुए होते हैं, मतलब पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए आए हुए होते हैं। तो क्वांटम सुपरमैन क्या करता है, सुपरमैन को धरता है, अल्ट्रामैन को धरता है, उनको फ्यूज कर देता है, उनकी पावर को सीधा सीधा कॉस्मिक आर्मर में ढकेल देता है। और हमारे सुपरमैन का प्योर एनर्जी होने के कारण सब मेन कॉन्शियसनेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का होता है और सब कॉन्शियसनेस अल्ट्रामैन का होता है। तो यही है हमारे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की ऑरिजिन जैसा कुछ। और अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो इसका आकार ही डीसी के न्यू 52 यूनिवर्स से भी ज़्यादा बड़ा है। इसने अपने एक उंगली में ही पूरे के पूरे लिम्बो यूनिवर्स को उठाया है। और क्या जानना है तुमको, मानता हूँ मैंड्रिक को नहीं मार पाया, लेकिन क्या ही कर सकता है, हर किसी की औकात डेडपुल जैसी थोड़ी ना होती है। सो इस पोजीशन के बाकी दोनों कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं जरा हम। तो होता कुछ ऐसा है कि द प्रेजेंस ने मल्टीवर्स के क्रिएशन से पहले 3 एंजल्स का क्रिएशन किया, लूसीफर, माइकल और गैब्रियल। तो लूसीफर और माइकल भाई भाई थे और हमेशा की तरह भाई भाई में लफड़ा होता ही है, तो ये बात अलग है। तो होता कुछ ऐसा है कि माइकल जो रहता है वो अपने स्वर्ग का रक्षक बन जाता है, हेवन का, और कुछ हरामियत दिखाता है या लूसीफर को पसंद नहीं आता जो प्रेजेंस और हमारे माइकल ने रूल्स वगैरह बनाए होते हैं। तो ये बोल देते हैं मैं तो हर रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा। तो द प्रेजेंस उसको बेदखल कर देता है स्वर्ग से और हेल का राजा बना देता है। 10 बिलियन ईयर्स के लिए ये उसका दंड होता है। तो कुछ समय बाद वो प्रेजेंस से मिलता है, मुझे ये सब मत कर, ऐसा वैसा मत कर बोल करके, और उसके बाद वो सारे के सारे मल्टीवर्स में घूमने लगता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है। तो फोर्थ पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है पेरपेटुआ के बारे में मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि जस्टिस लीग की वॉल्यूम 4 इशू नंबर 8 में दिखाई दी थी। ये एक सुपर सेलेस्टियल है और ये दरअसल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसके बेटों का नाम तो आप जानते ही हो कि मॉनिटर, अल्ट्रा मॉनिटर, मॉनिटर, एंटी मॉनिटर और वर्ल्ड फ्रोजर। और दरअसल इन तीनों ने ही इसी के साथ धोखेबाजी की है, क्योंकि ये अपने भाई और बहनों जो कि दरअसल द सोर्स जज होते थे उन सभी से धोखेबाजी करके सुपर अल्ट्रा प्रेडिएटर्स का क्रिएशन किया ताकि ये उन्हीं को हरा सके। और इसके खुद के बेटों ने द सोर्स के साथ मिल करके इसे कैद कर दिया था। अब अगर हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड पोजीशन पर तो यहाँ पर आते हैं 3 कैरेक्टर एक साथ, एलिना बेलियोक, द ग्रेट इविल बीस्ट ऑफ प्रेलिया। तो एलिना बेलियोक की बात करें तो ये माइकल डीमॉर्गस की बायोलॉजिकल बेटी है और इसे कहीं कहीं पर इसे गॉड की भी बेटी कहा गया है। इसके साथ
कई सारे इवेंट्स जो हैं जब ये एडल्ट हो गई थी, और उसके बाद द प्रेजेंस ने इससे अपना पूरा पावर और पूरा कंट्रोल दे दिया और DC न्यू 52 यूनिवर्स में न्यूट्रल हो गया। अब जो भी प्रेजेंस का काम था वो सभी एलिना बेलियोक संभालती है। एलिना बेलियोक पूरी तरीके से ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंस हो गई है और ये अभी वर्तमान में द प्रेजेंस का पूरा कार्यभार संभाल रही है। तो अगर द ग्रेट इविल बीस्ट की बात करें तो ये ग्रेटर कॉमिक्स में आया था जब न्यू 52 यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये न्यू 52 यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले आया था कॉमिक्स में इसकी अपीयरेंस से, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। द प्रेजेंस ने इसे नहीं बनाया था, जो भी बुराइयाँ होती थी उसके कारण बन गया था, तो इसीलिए इसका नाम द ग्रेटेस्ट डार्कनेस, द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस जैसे नामों से इसे जाना जाता था। और ये होता कुछ ऐसा है कि स्टोरी चलती जाती है और बीच में जाकर के द प्रेजेंस ने इसे अपने आप में ही मर्ज कर लिया था ताकि पूरी मल्टीवर्स में अच्छाई और बुराई का बैलेंस बना रहे। तो अब आती है प्रेलिया को सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है DC डार्क मल्टीवर्स का। इसे जस्टिस लीग डार्क इशू नंबर 39 में देखा गया था। जस्टिस लीग डार्क की कॉमिक में द ग्रेट गॉड ऑफ वॉइड के नाम से जाना जाता था, और साथ ही में इसके पास ऐसी पावर्स है कि ये डार्क मल्टीवर्स में तब तक एग्जिस्ट कर सकती है और प्राइमल मल्टीवर्स में भी जब ये दोनों नहीं भी होंगे, और इसे द ट्रू गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। और मेरे हिसाब से आई एम एक्चुअली सेइंग दैट इसकी पूरी की पूरी पावर द ग्रेट इविल बीस्ट से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि द ग्रेट इविल बीस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता था, पर प्रेलिया दोनों ही डार्क और प्राइमल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है। सो सेकंड पोजीशन पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है द अल्ट्रा मॉनिटर। सो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब परपेटुआ उस सील्ड से आज़ाद हो गई तो वो फिर से पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, तो अल्ट्रा मॉनिटर वहाँ पर आया। और अल्ट्रा मॉनिटर और कोई नहीं, परपेटुआ के बेटे ही थे, तीनों बेटे मॉनिटर, एंटी मॉनिटर और द वर्ल्ड फ्रोजर एक साथ आए और अपने आप को फ्यूज़ कर लिए और वो अल्ट्रा मॉनिटर बन गए। तो ये दरअसल DC प्राइमल और डार्क मल्टीवर्स के एक तरह के रक्षक माने जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और इस कारण से इनको कोई भी नहीं हरा सकता था। ये ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसाइंस हो गए थे। अब जो फर्स्ट पोजीशन पर कैरेक्टर्स आते हैं वो एक नहीं है, दो हैं। यहाँ पर द प्रेजेंस और साथ ही में द सोर्स एक साथ आते हैं। तो अगर हम द प्रेजेंस की बात करें तो ओल्ड मल्टीवर्स में एक गॉड ने उसे डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद उसने न्यू 52 यूनिवर्स क्रिएट किया। पर उससे पहले जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, इसने 3 एंजल्स का क्रिएशन किया था, लूसीफर, माइकल और गैब्रियल। तो गैब्रियल और लूसीफर के बीच में लफड़ा हुआ कि आखिर ट्रू गॉड कौन है इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स का। तो होता कुछ ऐसा स्टोरी के दौरान कि प्रेजेंस अपनी मौत का एक ढोंग रचता है और इससे द लूसीफर और गैब्रियल समझ जाते हैं कि ये तो ससुरा गॉड ही है बोल करके ओल्ड मल्टीवर्स का। तो गैब्रियल उसकी सभी के सभी रूल्स पर कायम हो जाता है और उस पर चलने लगता है, पर लूसीफर अपनी मनमर्जी का मालिक बन जाता है। और द प्रेजेंस की बात करें तो ये तो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंस है। इसे द गॉड, द वॉइस, द क्रिएटर, द लॉर्ड एंड मास्टर, द प्रोग्रामर, द हैंड, इन सभी नामों से बुलाया जाता है। और द सोर्स की बात करें तो ये सबसे पहले न्यू गॉड की इशू नंबर 1 में हमें देखने को मिला था। और मैं आपको बता देता हूँ, द सोर्स वॉल और द सोर्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और द सोर्स के बारे में एक खास बात यह है कि द सोर्स ने परपेटुआ को डार्क मल्टीवर्स के क्रिएशन करने के लिए भेजा था और डार्क मल्टीवर्स के क्रिएशन करते करते वो द सोर्स के विरोधी हो जाती है और उसने सुपर प्रेडिएटर्स का क्रिएशन किया जो कि द सोर्स को हराने में उसकी मदद करते। पर परपेटुआ के बेटों ने मिलकर के सोर्स के साथ द परपेटुआ को कैद कर दिया और कई सालों बाद वो वापस आई, तो वो अलग अलग है। तो इसी में एक बात ये भी उठ करके आती है कि आखिर ये सब क्या होता है, मतलब कितने मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं DC ओमनीवर्स में। तो यहाँ पर 3 तरह के 3 डिविजन्स में हमारे DC का ओमनीवर्स बटा हुआ है। पहला वाला प्राइमल मल्टीवर्स, दूसरा वाला DC का डार्क मल्टीवर्स और तीसरा आउटर वर्स। और आउटर वर्स में वो सारे डायमेंशंस आते हैं जो प्राइमल और डार्क मल्टीवर्सेस के बाहर हैं और इससे मिलकर के बनता है DC का ओमनीवर्स। DC के ओमनीवर्स के रूल्स द प्रेजेंस और साथ ही में द सोर्स मिलकर के बनाते हैं। वैसे एक चीज़ बोलना भूल गया, द सोर्स भी द प्रेजेंस की तरह पूरी तरीके से ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंस है। सो पूरे DC ओमनीवर्स में 4 कैरेक्टर
ऑमनीपोटेंट गॉड्स हैं, द मामारागन, वो काउंसिल ऑफ विजार्ड का, एलिना बेलियोक, द प्रेजेंस, द सोल। ये ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंस और ऑमनी साइंस हैं। और वहीं द अल्ट्रा मॉनिटर पूरे डीसी ओमनीवर्स का रक्षक माना जाता है, जिसे कोई भी, ऑब्वियसली कोई भी हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 5 कैरेक्टर्स हैं जो एक तरह के ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी साइंस डीसी ओमनीवर्स के कैरेक्टर्स हैं। और वहीं अगर हम मार्वल में देखें, जो कि मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बता रखा है कि इसमें 2 कैरेक्टर्स ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसियंस हैं, जो कि हैं द प्रेजेंस एंड ऑब्वियसली थैनोस रेगुलेटर। तो क्या लगता है यार, कौन जीतेगा, 2 या फिर 5? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, या आई मीन कैरेक्टर स्ट्रेंथ, तो वही तो जीतता है ना। तो अभी मार्वल और डीसी में कौन जीत गया? डीसी। तो अब अगर आपको कुछ और है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मतलब कोई और व्यूज़ है इस चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में ही बता देना। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, कॉस्मिक आर्मी का पार्ट बन जाना। आई एम तुषार, साइनिंग आउट।